सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया, करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। जहां एक तरफ बीजेपी में चारों ओर नमो मंत्र का जप हो रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले मोदी की मुखालफत किया करते थे, अब उनके बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। उन्हीं में से एक हैं बीजेपी की नई वाइस प्रेसिडेंट स्मृति ईरानी, जो कि आज सीधी बात में मेरी खास मेहमान है। स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की एक बयान के साथ। आप ही का बयान 12 दिसंबर 2004 को, शायद याद होगा आपको, सूरत में आपने बयान दिया। आपने कहा कि गुजरात दंगों का जो सारा दोष है वो वाजपेयी और आडवाणी पे आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जाना चाहिए दोष मोदी जी को, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे, इस वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये आपका बयान है। तो ये तो आपकी शुरुआती सोच थी, 8 साल में काफी बदल गई है। सोच ऐसा क्यों हुआ? राहुल जी, अगर आप हस्तक्षेप ना करें और जो मैं कहने वाली हूं उसे बिना एडिट किए चलाएं तो मैं अपना जवाब दूंगी। सबसे पहले तो कि 2004 में मेरा क्या बयान था वो मुझे याद है। आपने इसमें जो मसाला लाकर प्रस्तुत किया है वो एग्जैक्टली वो बयान नहीं था। दूसरा, 2004 में मैंने स्वयं आकर जनता के सामने ये भी कहा कि मेरी सोच में जो बदलाव हुआ है उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने मीडिया में कई रिपोर्ट्स पढ़ी, कई रिपोर्ट सुनी और उनके आधार पर मैंने अंदाज लगाया। मेरा वो अंदाज गलत था और मैं अब संगठन के माध्यम से अपने संगठन को, अपनी सरकार को ज्यादा समझूंगी और उस समझ के बाद अगर मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हूं तो उसकी चर्चा में संगठन की मर्यादा में रहकर करूंगी। मतलब वो आपका खुद की सोच थी। आपको अगर याद है, राजनीतिक मजबूरी हुई तब आपने सोच बदल दी। कोई मूल्य नहीं, कोई असूल नहीं। मेरी आज तक कोई मजबूरी नहीं रही। और जहां तक बात असूलों की है तो 2004 क्यों, 2013, अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने आपको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोला था कि आप जैसे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, दिग्गज जो नाम है हमारी इंडस्ट्री में, वो कई बार मोदी का नाम का इस्तेमाल करते हैं टीआरपी पाने के लिए। सवाल और जो नहीं, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपने सवाल मेरे सामने प्रस्तुत किया, मैं जवाब दे रही हूँ। मैंने जो कहा और उसके बाद मेरी जो प्रतिक्रिया रही वो सार्वजनिक है। ये आपके लिए मैं 2-3 आर्टिकल्स लाई, बताइए क्या? ठीक है, ये फर्स्ट पोस्ट नाम की एक वेबसाइट है जी। और उसके ऊपर राष्ट्र भर से जो लोग हैं जिनकी धारणा है सेक्युलरिज्म के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर, ये आम मैं बोल लूं, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ये आम जनता की राय है। देश भर में 1947 से लेकर 2013 तक जितने भी दंगे हुए, जितनी भी वारदातें हुई, उसके ऊपर एक विश्लेषण है, उसमें जनता की राय है। नरेंद्र मोदी ने आज तक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अगर चाहें, मेरे खिलाफ कोई सबूत अगर आता है तो आप मुझे चौराहे के बीच में फांसी दे दें और आप मात्र इस बात का संतोष मत कीजिए कि कोई आकर माफी मांग रहा है। आप अगर चाहें, जनता जनार्दन चाहे, भारत की जुडिशरी चाहे, और एक भी अगर उनके खिलाफ कोई केस में गवाही या फिर एविडेंस मिलता है तो आप उन्हें सबके सामने आप सजा दीजिए और आप फांसी पर चढ़ाइए। आज आपसे मैं पूछना चाहती हूं, जो लोग दंगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं इस देश में, जो लोग चुनाव के चलते अपनी सेक्युलरिज्म को बाजार में बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब दंगों की बात होती है गुजरात में, 28 फरवरी को दंगे शुरू हुए, शाम को 5 बजे से ही गुजरात में 59 एयरक्राफ्ट आर्मी को लेकर पहुंच गए थे। 1 तारीख को 6000 मुसलमान हज की यात्रा पूरी कर कर गुजरात लौट गए थे। यहां पर शूट एट साइट ऑर्डर तुरंत ही सीएम के कार्यालय से ऑर्डर दे दिया गया था। 80,000 हिंदुओं को और 18,000 मुसलमानों को प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया था। रिहैबिलिटेशन पैकेज को चलाने के लिए, मैं बोलने दीजिए राहुल जी, रिहैबिलिटेशन पैकेज को चलाने के लिए एक आईएएस ऑफिसर है जिसका आज मुझे मजबूरन नाम लेना पड़ रहा है। बुखारी साहब के नेतृत्व में रिहैबिलिटेशन पैकेज जब निर्धारित हुआ तो उसमें इमाम जो है जामा मस्जिद के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी सहमति से रिहैबिलिटेशन पैकेज तैयार हुआ और उसको सभी को पहुंचाया गया। इंडिया टुडे, आप इंडिया टुडे ग्रुप के हैं ना पत्रकार, इंडिया टुडे ग्रुप के जो जितने भी वहां पर पब्लिकेशंस हैं उनमें से एक पब्लिकेशन में साफ लिखा है कि बार बार गुजरात सरकार पर या फिर कुछ लोगों पर यह आरोप मढ़ा गया कि जो कार सेवक जले थे उनकी बॉडी की नुमाइश की गई, इसलिए दंगे भड़के। इंडिया टुडे का अपना एक लेख है जिसमें साफ लिखा है कि ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं थी।
आप क्यों सर हिला रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल कुछ और था। क्योंकि शायद आप नहीं, में एक बार आपका नहीं, मैंने सुन ली आपकी बात और उसके पीछे की मंशा भी सुन ली। मैंने उसके पीछे की मंशा भी सुन ली। मैं सवाल का ही जवाब, मैं आपको आपके सवाल के पीछे की जो मंशा है उसको भी उजागर कर दूं। राहुल जी, आपकी मंशा सिर्फ इतनी है कि इस देश में गवर्नेंस के ऊपर चर्चा ना हो, डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा ना हो, दंगों के ऊपर चर्चा हो। तो आज मैं राहुल कंवल से कहती हूँ, मैं इस देश के एक एक प्रांत में, प्रदेश में जाने के लिए तैयार हूं। आज तक के साथ जाना है, आज तक के साथ चलती हूं। कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता मेरे संग चले, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता मेरे संग चले, मैं जनता की अदालत में, भरी सभा में, जनता के बीच समक्ष खड़े होकर 1947 से लेकर 2013 तक हर बात को, जहां तक कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म का सवाल है, मैं उसके ऊपर बात करने को तैयार हूं, जवाब देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप मुसलमानों को इस देश में यह भी बताएं कि 6.5 दशकों में इस देश में आजादी के बाद भी, आज भी उन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर क्यों एम्प्लॉयमेंट से वंचित रखा जाता है, क्यों उन्हें नौकरी से वंचित रखा जाता है। क्यों सर हिला रहे हैं? मैं आपको बताता हूं क्योंकि क्यों सर हिला रहे हैं? आप मुझे कहना चाहते हैं देश में आप बोली चलिए, आप सवाल क्यों नहीं बोलूं? आपने बोलने के लिए बुलाया है या आपको ताकने के लिए बुलाया है? शायद सवाल समझा नहीं। मैं सवाल अच्छी तरह से समझी हूँ, मैंने सुन लिया आपका सवाल। आप वही सवाल रटेंगे तो मैं आपको वही जवाब देने वाली हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज कि जब भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं बात करती हूँ महंगाई की, तो वो महंगाई क्या मुसलमानों और हिंदुओं को, दोनों को परेशान नहीं करती? जब मैं भ्रष्टाचार की बात करती हूँ तो क्या वो हर नागरिक के लिए एक विषय नहीं होता? फर्ज कीजिए कोई एक फिल्म का प्रोड्यूसर है या कोई चैनल का एडिटर है, चैनल में कोई गलत खबर चल रहा है, हो सकता है कि संपादक को उस खबर के बारे में मालूम हो, ना मालूम हो, शायद ना ही मालूम हो, लेकिन फिर भी राजधर्म कुछ होता है, नैतिक जिम्मेदारी कुछ होती है। मेरा सवाल बहुत सरल है और ये कि ऐसे में जब नरेंद्र मोदी नए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो एक बार कहें कि जो हुआ वो गलत था? इससे उन लोगों का भी विश्वास बनेगा जो उनके काम को देखते हैं, काम को पसंद करते हैं। क्योंकि आपको पुराने क्लिप्स और अखबार की सुर्खियां को याद करने का बड़ा शौक है। इंटरव्यू चला था, उन्होंने कहा था कि गोधरा में जो हुआ उनके लिए वो दुख की बात है, लेकिन दैट इज नो एक्सक्यूज टू टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स। वो चलाएंगे क्लिप। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला चल रहा है। ये भी ठीक करवाने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का बयान है कि एक्शन रिएक्शन वाला कोई भी बयान नहीं आया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है एक्शन रिएक्शन का कोई भी बयान नहीं आया था। देश क्या चाहता है? अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ अगर एक भी तथ्य हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। क्या ये गलत है? लेकिन सच यह है कि भारत के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं एसआईटी के पास जाकर तथ्यों पर अपना बयान दे चुके हैं, जिनको क्रॉस एग्जामिन किया गया है। आप मुझे भारत में, आजाद भारत में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखा दीजिए जिनके बारे में इस प्रकार की क्रॉस एग्जामिनेशन हो, जो 10-11 साल से इस प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हो, जिन्होंने सार्वजनिक ये कहा हो कि अगर मेरा दोष है तो मात्र शब्दों से आप अपने आप को यकीन मत दिलवाइए, मुझे मौत दीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आप मुझे कहना चाहते हैं कि इस बात का हम अनादर करें, इसका कोई अपनी विशेषता नहीं है। आपको दंगों में इतनी रुचि है। दंगों में मेरी कोई रुचि नहीं। बिल्कुल है, आपने अपना कार्यक्रम की शुरुआत ही उससे की है, क्योंकि वो आपका पुराना बयान था। आप एडिटर है ना हेडलाइंस टुडे के। आप मुझे ये बताइए कि असम के हिंसा में, कोकराझार और धुबरी में 3,60,000 हिंदुस्तानी कैंप में रहे। हेडलाइंस टुडे ने आज तक ने उनके ऊपर निरंतर कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया? हमने वहां पे हमने अपने रिपोर्टर्स भेजे, हमारे एडिटर्स वहां पे गए, ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने चलाई। आपने देखी ना देखी, आपने देखी ना देखी, हमने खूब सारी ग्राउंड रिपोर्ट चलाई। आपने कितनी बार असम के मुख्यमंत्री के ऊपर नरसंहार करने का आरोप? हमने असम के मुख्यमंत्री को शोज पे लाइव बुलाया, जिससे सवाल आपसे पूछे गए वही सवाल उनसे भी पूछे गए। आप मुझे ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री असम से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं? करते हैं। आपने कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है कि क्यों असम में 3,60,000 हिंदुस्तानी कैंप में रहे? आपने कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्यों बांग्लादेशी घुसपैठी आकर हिंदुस्तानियों के घरों को जला रहे हैं? ये निरंतर प्रयास आपका कितने महीनों का रहा है राहुल जी? हमने वहां पे रिपोर्टर्स भेजे, हमने असम के मुख्यमंत्री से भी बात की। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, वहीं आप ही की पार्टी में स्मृति कई ऐसे नेता हैं जो लगातार कहते रहते हैं कि वो किसी और को पसंद करते हैं। विजय गोयल ने हाल में बयान दिया, उन्होंने कहा कि आडवाणी जी के ही नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। कब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी मोदी को लेकर? कोई असमंजस नहीं है बीजेपी में।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मोदी जी प्रचार कर रहे हैं जगह जगह घूमते हुए, उन्होंने ये फैसला खुद ही ले लिया है कि वही हैं पीएम कैंडिडेट? अब इतना उनके नाम पर माहौल बन गया है कि बीजेपी और आरएसएस के है ही नहीं बस में कि वो कुछ तय करे। फैसला हो चुका है एक तरीके से। राहुल जी, आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया था? नहीं, हमने तो उन्हें अपनी स्पीच देने के लिए बुलाया था, सवाल जवाब के लिए बुलाया था क्योंकि वो लोकप्रिय है। नहीं, मैं आपकी पार्टी से सवाल बोलने तो दीजिए। हाँ जी, बताइए। मैंने आपसे एक सवाल किया, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपकी तरह अगर एसआरसीसी कॉलेज के कुछ छात्रों को लगा कि उनको उनके साथ संवाद करना है तो उन्होंने आमंत्रित किया उन्होंने जाकर वहां बात की, पूरे राष्ट्र की मीडिया ने उसे कवर किया। फिर कलकत्ता में अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने वहां जाकर बात की। तो अगर संवाद के लिए निमंत्रण आता है बहुत सारे पक्षों के माध्यम से या फिर समाज में कई वर्गों के माध्यम से, तो एक, जैसा आप कह रहे हैं लोकप्रिय नेता हैं वो, तो एक लोकप्रिय नेता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्या कि उन निमंत्रणों को वो स्वीकारें और जाएं? नहीं, पर क्या आपके हिसाब से जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनमें सबसे बेहतर उम्मीदवार अगले पीएम के लिए मोदी हैं? आपकी क्या राय है? आप तो वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं, आपकी तो अभी तरक्की हुई है। इसलिए मैं ये भी समझती हूँ कि जो अधिकार मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है उसकी मैं अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के कौन दावेदार हैं, ये निर्णय भी कौन नाम है जिनमें से किसी एक को चुना जाएगा, वो निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। क्योंकि आपके ही सहयोगी दल अब लगातार आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपका पीएम कौन है। जेडीयू ने कहा, ये जेडीयू के तमाम नेताओं ने बातचीत की, उनके नेता ने क्या कहा, वो चाहते हैं कि आप बताइए कि आपका पीएम कौन है। वो उनका अंदरूनी जो भी विषय है या उनका अंदरूनी जो भी मंथन है, उसे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को सरकार हो नहीं सकता। मेरा सरोकार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करती है उससे है, और मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी कोई निर्णय लिया नहीं। निर्णय लेंगे, कब लेंगे फैसला? पहले वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। अच्छा, शिवसेना तो कहती है कि सुषमा स्वराज बेहतर है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे मान के होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित पाती हूँ जब मेरी पार्टी के कई नेताओं के बारे में चर्चा होती है, उनकी सराहना होती है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी पार्टी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही निर्णय लेगी कि हमारा प्रतिनिधि कौन है। शिवसेना की क्या चॉइस है, एनडीए में जेडीयू की क्या चॉइस है, उस पर चर्चा करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं एनडीएम की बात कर सकती हूँ, एनडीए की बात नहीं कर सकती। आपने देखा होगा जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी ने बयान दिया अपना, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने, जब उन्होंने कोलकाता में बयान दिया, जब उन्होंने फिक्की में बयान दिया, तब कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, तब कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया में एक मुहिम छेड़ दी कि फेंकू फेंकू। उन्होंने वो हैशटैग देखा है? आप मेरे सवाल तो पूरा सुन लीजिए। और उन्होंने बयान दिए और आंकड़े प्रस्तुत किए कई सारे ऐसे, जिसमें निकल के आया कि जो कई सारी बातें नरेंद्र मोदी जी करते हैं, दावे करते हैं विकास की, विदेशी निवेश की, उनमें कई ऐसे और राज्य हैं जो कि गुजरात से बहुत आगे। देखिए, अभी हाल ही में एसोचैम की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री का निवेश गुजरात में हुआ है। अभी ये भाजपा की रिपोर्ट तो है नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट है। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में गुजरात से ज्यादा विदेशी निवेश हुआ पिछले 12 साल में। भारत सरकार ने कई मुद्दों पर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही गुजरात की सरकार को पुरस्कृत किया है। अब आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार आपके सामने जो भी आंकड़े प्रस्तुत करे, जब वो पुरस्कार वितरण समारोह में जाते हैं तो वो जानबूझकर गुजरात को काम ना करने के लिए आरबीआई के आंकड़े दे रहा हूँ, काम ना कर। आंकड़े तो मैं भी आपको दे सकती हूँ राहुल जी, आंकड़ा ही खेलना है तो मेरे पास कई आंकड़े हैं। ये जो लगातार तुलना हो रही है राहुल बनाम मोदी की, आप उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेता है जिन्होंने डेवलपमेंट के जितने भी वायदे थे उन पर अपनी पूरी ताकत लगाकर काम किया है, जनता को रिजल्ट दिया, इसलिए जनता ने एक बार फिर उन्हें सेवा का मौका दिया है। दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी अपने शब्दों को, अपने ख्यालों को तलाश रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसा है? आप नहीं मानती कि राहुल की एक क्लीन इमेज है जिसका फायदा हो सकता है कि कांग्रेस को मिले, जबकि मोदी बोझ लेके चलते हैं? मैं व्यक्तिगत आरोप की राजनीति में इतना विश्वास नहीं रखती। मैं 3-4 मुद्दों पर आपके सामने अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करना चाहूंगी। हेडलाइंस टुडे ने, आज तक ने, जब दिल्ली में गैंगरेप हुआ, उसको देश भर के और विश्व भर के सामने उस घटना को और घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए जो प्रोटेस्ट है उन सबको प्रस्तुत किया। देश के नेताओं से एक अपेक्षा थी कि जब बात होती है संविधान के तहत एक नया सख्त कानून लाने की,
तो हमने विपक्ष में रहते हुए एक निवेदन किया कि आप चाहें तो आप ये लेजिस्लेशन जल्दी लाएं, स्पेशल सत्र बुलाएं। हमारे उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। फिर हमने निवेदन किया कि एक सर्वसम्मति से एक बिल तुरंत पारित हो ताकि देश को आश्वस्त किया जाए कि कानून कड़ा हम बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये एंटी रेप लॉ डिस्कस हो रहा था भारत की संसद में, तब राहुल गांधी थे क्या लोकसभा में? जब पास हुआ तब तो नहीं थे। नहीं, जब डिबेट हुआ तब भी वो उसमें शामिल नहीं हुए। हाँ, तो एक नेता का मापदंड नेतृत्व का अथवा संवेदनशील वो कितने हैं जनता के जो अधिकार हैं या जनता की जो चिंता है उसके प्रति, वो उससे ही समझ में आ जाता है। 2G का घोटाला हुआ, राहुल गांधी ने कुछ बोला? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, राहुल गांधी ने कुछ बोला? कोलगेट बार बार अब सुर्खियों में आ रहा है, एक बार फिर सीबीआई की किस प्रकार से भारत सरकार हस्तक्षेप करके आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला? जब 20 राज्यों में बिजली चली गई थी और भारत अंधकार में था, तब राहुल गांधी कुछ बोले क्या? बोले वो बोलना कहते हैं आप क्या कहती हैं? मैं वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी कहती हूँ, क्योंकि अपेक्षा होती है। तो दिक्कत ना बोले नहीं, वो मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और मेरी रुचि का विषय भी नहीं है। लेकिन आज जब देश एक संघर्ष से गुजर चुका है राहुल जी, तो एक अपेक्षा होती है, नॉट फ्रॉम द कंवल बट फ्रॉम एटलीस्ट गांधी, कि कोई तो विजन सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अपेक्षा को छोड़िए, कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप एक उदार नेता हैं, आप एक ऐसा नेता हैं जो जनता की परेशानियों को समझते हैं, तो जनता आपको किस आधार पर तुलना करती है आपके, कि जब जनता के विषय आते हैं तब क्या आप मौजूद होते हैं? CII में मैंने एक ही बात सुनी राहुल उनके मुख से, क्या सुनी? कि अगर आपको समाधान चाहिए तो मेरे पास मत आइए। और उन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि समाधान चाहिए तो प्रधानमंत्री के पास भी मत जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मधुमक्खी का छत्ता है। अब वो उन्होंने जो भी कहा, हमारे लिए भारत माँ के समान है, तो अगर वो मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है। मैं आज आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आज देश में चर्चा है, दरकार है अच्छे शासन की। आज देश में चर्चा है, दरकार है विकास की। आपने और मैंने चर्चा की थी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में युवा पीढ़ी की। वो युवा पीढ़ी जब CII का कॉन्क्लेव या फिर डिस्कशन देख रहा था, तब अचंभित था कि देश का 2/3 युवा आजकल गांव में रहता है, उसका एक भी बार वर्णन नहीं हुआ उस मंच पर। क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, आपका तो मौका था, आप कर सकते हैं जिसका भी वर्णन। मैंने तो किया, उन्होंने नहीं किया। भाजपा की उपाध्यक्ष होने के नाते इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैं तो बोली, उन्होंने नहीं बोला। और उनकी जो खामियां है वो उनकी पार्टी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। चलिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि आपने प्रोग्राम की शुरुआत नरेंद्र मोदी से की, तो मैं अंत कर देती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक ही चीज कही कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो आप चाहे कितने भी आक्रमण कर ले मुझ पे, दिया तो हम जरूर जलाएंगे प्रगति का और भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। इतना मैं आज आपको वचन जरूर दे सकते हैं। चलिए स्मृति, आप सीधी बात कार्यक्रम में आई, कुछ सवालों के जवाब आपने दिए, कई सवालों के जवाब आपने नहीं दिए। सारे सवालों के जवाब दिए कि नहीं दिए वो दर्शक तय करें। आपने वक्त निकाला, सब जानते पब्लिक है, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया।